नाजरीन, इनर व्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, ज़रा तसव्वुर करें, एक सूटेड बूटेड शख्स BMW 7 सीरीज कार में आपके पास आता है और कहता है कि मुझे कुछ मदद दरकार है। क्या ये कि मुझे कुछ कर्ज दे दें, क्योंकि मेरे अखराजात मेरी आमदन से ज़्यादा हैं और मैं अपना घर अपनी मौजूदा आमदन में नहीं चला पा रहा। दूसरे, मैं इस रकम से अपना पहले लिया गया कर्ज भी वापस करना चाहता हूँ। तो आप यही कहेंगे कि खुदा के बंदे, तुम अपनी आन बान शान को थोड़ा कम क्यों नहीं करते, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? क्यों तुम अपनी चादर के मुताबिक पैर नहीं फैलाते? यानी जो तुम्हारी आमदन है, क्यों नहीं उसके मुताबिक अपने रहन सहन को उस आमदन के मुताबिक ढालते? नाज़रीन, हमारे मुल्क का यही सबसे बड़ा अलमिया है कि हम आज से नहीं बल्कि 1947 से अपने अखराजात और आमदन में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके। इसकी वजह यह रही कि अंग्रेज जिस सिस्टम के साथ इस खत्ते को चला रहा था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसको बदलने की बजाय उसको मजीद बिगाड़ दिया। अंग्रेज के तो हम गुलाम थे, उसने हमारे साथ जो सलूक रवा रखा वो तो एक हाकिम और एक रियाया वाला था। लेकिन ये मुल्क क्या इसीलिए हासिल किया गया था कि हम गोरे अंग्रेज के बजाय ब्राउन अंग्रेज के गुलाम बना दिए गए? वही बड़े बड़े गवर्नर हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, डिप्टी कमिश्नर और IG पुलिस की रिहाइश गाहें, क्या अंग्रेज बरतानिया में भी इसी तरह के बड़े बड़े घरों में रहते हैं? जवाब नफी में है। क्या आपको मालूम है कि वजीर आजम बरतानिया की रिहाइश का, जिसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। इसमें ना घोड़ों का अस्तबल है, ना ही भैंसों का बाड़ा। यहाँ तक कि यकीन करें कि इसमें मुर्गियां तक रखने की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ बरतानिया में तो आपको अक्सर प्राइम मिनिस्टर और दीगर वज़रा अंडरग्राउंड ट्रेन में सफ़र करते दिखाई देते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जब तक लंदन के मेयर रहे, वो हमेशा साइकिल पर अपने दफ्तर आया करते थे। कहने को तो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी नीदरलैंड के वज़ीर आज़म की साइकिल पर दफ्तर आने की मिसालें दिया करते थे, लेकिन जब अपना वक्त आया तो साइकिल हेलीकॉप्टर में तब्दील हो गई। तो जो लोग तब्दीली के ख्वाहिशमंद थे, वो देख लें कि इससे बढ़कर क्या तब्दीली हो सकती है। यही तो हमारे निज़ाम की खूबी है कि इसमें इतनी कशिश है कि जब इंसान इसका हिस्सा बनता है तो ये इसको अपने अंदर ऐसे खींच लेता है जैसे कि दलदल, जिसमें से इंसान जितने हार पैर मारता रहे बाहर निकलने के लिए, दलदल उसे उतना ही अंदर की जानिब खींचती है। तो आप इसका अमली सबूत खुद अब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं कि जिस वजीर आजम हाउस और सूबाई गवर्नर हाउसेस का कहा जाता था कि इनको यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाएगा, वो अपनी उसी पुरानी शान व शौकत के साथ माशाल्लाह चमक दमक रहे हैं। आपने अभी एक साबिका गवर्नर जनाब ज़ुबैर उमर की वीडियोस का चर्चा तो सुना ही होगा। देखें मौजूदा गवर्नर्स की खबरें कब मिलती हैं, क्योंकि इस हमाम में बदकिस्मती से सभी नंगे हैं, या शायद एक आध ने चड्डी वड्डी पहन रखी हो, उसका मैं कह नहीं सकता। हमारे वजीर आजम साहब के अलावा अगर आप वजीर खारजा को देखें तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि जब वो बाहर दौरे पर जाएंगे वो कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल किया करेंगे। उस मुल्क में अगर पाकिस्तान का सफारत खाना होगा तो शाह साहब ने फरमाया था कि उनका क़याम सफ़ीर साहब की रिहाइश गाह में हुआ करेगा। अब आप खुद तहकीक कर लें कि गुज़श्ता 3 सालों में शाह साहब ने कितने बैरूनी दौरों में अपनी खुद कही बातों पर अमल किया है। वो बात जो मैंने शुरू में कही थी कि अगर कोई BMW कार में आकर आपसे कर्जा मांग ले तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? तो अब मैं आपको कहूँगा कि आप ये तस्वुर सामने लाएं कि हमारे मुल्क के सफ़ीर सफारतकारी की जिम्मेदारियों की अदायगी के सिलसिले में बहुत सी मीटिंग्स करने जाते होंगे, और जिस किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिनिस्टर से वो मिलने जाते हैं, वो साहब अपने दफ्तर की विंडो से देख रहे हों कि हमारे सफ़ीर साहब अपनी सरकारी महंगी और लग्जरी कार में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो अपनी जवान और खूबसूरत सेक्रेटरी को भी वहाँ विंडो में बुलाकर कह रहे हों कि ये देखो, ये पाकिस्तान के सफ़ीर की गाड़ी देखो, इसकी कीमत $1 लाख है। इन्होंने जो सूट पहन रखा है इसकी कीमत $5000 है, और इसके शूज़ भी कम से कम $1000 से ज़्यादा के ही होंगे। कल रात मैं इनके यहाँ दावत में भी गया था,
وہاں کیا زبردست کھانا تھا، اور اس کے ساتھ سب سے مہنگی شراب جس کا خمار اب تک نہیں اترا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ تمام اخراجات ان کا ملک ادا کرتا ہے، اور ان کے ملک کا حال یہ ہے کہ اس کے تمام اثاثے ورلڈ بینک اور IMF کے پاس گروی رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہماری سفارتکاری کو ناکام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہمارے سفارتکار ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا وہ کردار ہے جو دنیا دیکھتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ صوبوں کے گورنر اور وزرائے اعلیٰ کے پروٹوکول، ان کی گاڑیاں ہی گننا مشکل ہوتا ہے، تو کہاں پھر ہمارے وزیر اعظم اور صدر صاحب کا پروٹوکول؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ایک بڑے شریف النفس وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو مرحوم گزرے ہیں۔ انہوں نے یہ جرت کی تھی کہ سیکٹری لیول کے افسران کے لیے 1000 cc تک کی سرکاری کار کے استعمال کا حکم جاری کیا تھا۔ بس وہ بھی ایک تاریخ بن گئی۔ وہ گاڑیاں دی گئیں اور کچھ عرصہ بعد جنیجے صاحب بھی گئے، اور وہ گاڑیاں سیکٹری صاحب کے گھر کا گوشت اور سبزی لانے کے لیے استعمال میں آنے لگی، اور سیکٹری صاحب اپنی نئی نویلی ٹویوٹا کرولا میں بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے جنیجے صاحب پر ہنس رہے ہوتے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ پہلے سیکٹری صاحب ریٹائرمنٹ پر اسلام آباد میں ایک پلاٹ کے حقدار تھے، بلاہو جنرل پرویز مشرف صاحب کا انہوں نے 2 پلاٹ فی کس کی منظوری دے دی، اور ان بابوؤں کو مزید بگاڑ دیا۔ ناظرین، یہ پلاٹوں کی بندر بانٹ بھی خوب ہے۔ پہلے تو ہمیں اپنے فوجی بھائیوں سے ہی یہ گلہ رہتا تھا کہ ان کو زمینیں دینے سے آہستہ آہستہ پاکستان میں سرکاری زمین ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ماشاءاللہ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے بھی سوچا کہ یہ دیس ہمارا بھی تو ہے، ہمیں بھی اس کی زمین بہت عزیز ہے، لہٰذا عدالتوں کے ججوں، صحافی حضرات، سول اور سرکاری ملازمین، پارلیمنٹیرین، غرض ہر ایک نے اپنی اپنی بساط اور اوقات کے مطابق اس ملک کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ابھی میں نے ان باعزت شعبوں میں سے بدماشوں کی قبضہ گروپ کی کارروائیوں کو الگ رکھا ہے۔ بس دعا کریں ہر پاکستانی کو اپنے اس پیارے وطن میں کم از کم 2 گز زمین ملنے کی گنجائش ضرور بچ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔